हेलो बच्चों। पिछले पार्ट में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में बात की थी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है। इस पार्ट में जैसा कि मैंने आपको बोला था कि हम लोग कुछ डेरिवेशंस करेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर पिछले पार्ट की बात करें हम, तो लास्ट पार्ट में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की बात की थी और उसके बाद ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन किया था, है ना। अब इस पार्ट में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से फाइनली इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर हम बात करें हम लोग, अगर आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है, किसी चार्ज की वजह से, किसी पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं। हालांकि मैंने कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अभी डिस्कस नहीं किया है, बट पहले हम लोग डाइपोल के बारे में डिस्कस कर ले कि डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं, फिर कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड सवाल भी देखेंगे। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से हम लोग इसके एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। बोर्ड एग्जाम में कभी कभी इस तरह से ही सवाल पूछा जाता है कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड साइड ऑन पोजीशन पे निकालो। तो सबसे पहले तो ये आपको बता दूं कि एक्सिस क्या है। यह है इलेक्ट्रिक डाइपोल का एक्सिस, यह है इलेक्ट्रिक डाइपोल का एक्सिस, यह है इलेक्ट्रिक डाइपोल का सेंटर, यह है उसका ऑरिजिन इलेक्ट्रिक डाइपोल का। इसे इलेक्ट्रिक डाइपोल का लेंथ बोल सकते हैं। याद रखना है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल में सभी डिस्टेंस हमेशा इलेक्ट्रिक डाइपोल के सेंटर से मेजर किए जाते हैं। जैसे अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इस पर्टिकुलर पॉइंट पर, तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हमें इस पॉइंट का डिस्टेंस चाहिए। तो इस पॉइंट का डिस्टेंस कहां से मेजर किया जाएगा? यहां से मेजर किया जाएगा। इस पॉइंट पर जहां इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है उसका डिस्टेंस हम लोग यहां से मेजर करेंगे। ये बात ध्यान में रखनी है, ठीक है। चलिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्कस करते हैं हम लोग कैसे निकालना है। हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है पूरे डाइपोल की वजह से। डाइपोल में क्या क्या है? एक पॉजिटिव चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज। पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे इसकी वजह से यहाँ पर, फिर इसकी वजह से यहाँ पर, और दोनों ही इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर हम ऐड कर देंगे तो टोटल डाइपोल की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है इस पॉइंट पर, जो कि इसके एक्सिस पर है, वो मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले तो हम लोग ये डिस्टेंस, जिसे हम लोग x बोल रहे हैं, मैंने आपको पहले ही बोला था कि इस पॉइंट पर जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, अच्छा यहाँ पे आप कुछ लोग पूछ सकते हैं कि +1 क्यों लिखा। आपको याद है मैंने बताया था कि जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर निकालने के लिए एक डिफिनीशन क्या था? डिफिनीशन था कि उस पॉइंट पर जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है उस पॉइंट पर 1 कूलम चार्ज को रखने पर उस पर जो फोर्स लगेगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो यही यहाँ पर दिखाया गया है कि यहाँ पर +1 कूलम चार्ज को रख दिया है और इस पर हम लोग फोर्स निकाल रहे हैं। बट चूंकि हमारे पास पहले से फॉर्मूला है तो इतना 1 कूलम आप नहीं भी दिखाओगे, डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगाओगे तो चलेगा, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट से डिस्टेंस कितना है इस पॉइंट का? x। यहाँ हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अब आगे की बात करते हैं। अब बताओ मुझे कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मैं निकालने जाऊं तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से निकलेगा? यहाँ पे आप खुद से देखो कि यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे पहले तो इसकी वजह से निकलेगा। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मुझे निकालना है, अगर इसकी वजह से मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है पॉजिटिव चार्ज की वजह से, तो पॉजिटिव चार्ज जिसको कि मैं अगर चार्ज नंबर Q1 बोल दूं और नेगेटिव चार्ज इसको मैं Q2 बोल दूं, तो इस पॉजिटिव चार्ज Q1 की वजह से जो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो उससे अवे होगा। मैंने पहले ही बताया था कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज से अवे होता है, नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव चार्ज के तरफ टुवर्ड्स होता है। तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अवे, इसको E1 से डिनोट किया है, ठीक है। अच्छा, मैं आपसे पूछूं कि ये पूरा डिस्टेंस था x, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा? अब मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो है a, यहाँ से यहाँ तक का भी डिस्टेंस है a। तो
पूरा डिस्टेंस x था, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस x माइनस ए, ठीक है। अगर नेगेटिव चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की मैं बात करूं, तो नेगेटिव चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव चार्ज की तरफ, इसे मैं E2 से डिनोट कर रहा हूं यहाँ पे। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा? यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो जाएगा x प्लस ए, कह सकते हैं, है ना, x प्लस ए। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो जाएगा आपका x प्लस ए। समझ में आ रही बात? तो x प्लस ए यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। अब बारी बारी से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। पहले Q1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, आपको फॉर्मूला पता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू चार्ज, पॉजिटिव चार्ज क्या था Q, और डिस्टेंस क्या था x माइनस ए। तो आपको फॉर्मूला पता होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई, आपको पता ही होगा, मैंने पहले भी डिस्कस किया, प्रीवियस पार्ट्स में आप जाकर देख सकते हो। इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। आर जो रिश्ता था, डिस्टेंस होता था, उसी के अकॉर्डिंग मैंने ये लिखा, ठीक है। BP के अलोंग मतलब अवे B से P की तरफ, यही लिखा हुआ है। अगर नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, तो ये हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज का मैग्नीट्यूड स्मॉल q, और ये हो गया डिस्टेंस का स्क्वायर, और डायरेक्शन इसका अलोंग PA, मतलब P कहाँ पे है, ये है, A कहाँ पर है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ, P से A की तरफ, यही लिखा हुआ है। दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए दोनों को अगर ऐड करने जाओगे, डायरेक्शन तो अपोजिट है, तो आपको पता है कि वेक्टर को जब भी जोड़ते हैं तो वेक्टर के तरीके से जोड़ते हैं। अगर लेफ्ट साइड, अगर ये आपके लिए तो राइट होगा ना, तो अगर ये आपके लिए राइट है, राइट वाला डायरेक्शन जो है पॉजिटिव है, तो लेफ्ट वाला डायरेक्शन नेगेटिव होगा। तो राइट साइड वाला इलेक्ट्रिक फील्ड को पॉजिटिव से दिखाओगे, लेफ्ट साइड वाले को नेगेटिव से दिखाओगे, इसीलिए E1 माइनस E2 नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। अब आगे की बात करते हैं, चलो। अब देखो कैलकुलेशन की बात हो रही है, पूरा का पूरा बस कैलकुलेशन है। आप देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को कॉमन लिया, ये पूरा कैलकुलेशन है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है आई थिंक कि आपको समझ में नहीं आए, फिर भी मैं इसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को कॉमन लिया, यहाँ पे ये, इसे आप मल्टीप्लाई करोगे या इसका LCM लोगे तो ये आएगा, इसको यहाँ पे ये, इसको यहाँ पे ये सोल्व करोगे, इसको एक्सपेंड करोगे आप, तो किस तरीके से एक्सपेंड करोगे, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ax, इसको एक्सपेंड करोगे तो आप करोगे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax, ठीक है। और दोनों को आप इस पे वैल्यू रखो आप, तो आपके पास फाइनली आएगा 4ax, ठीक है। तो ये जो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का फॉर्मूला आया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये जनरल केस है। जनरल केस मतलब इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को मैं k लिखूँ, आपको पता है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को k भी लिखा जा सकता है, तो इसे मैं k लिखूँ, और q इंटू 2a, तो 2 को मैं बाहर कर रहा हूँ और q इंटू 2a को एक साथ लिख रहा हूँ, डिवाइडेड बाई यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर कर दिया। तो देखो q इंटू 2a जो है वो होता है डायपोल मोमेंट, तो आप इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 2 इंटू के इंटू डायपोल मोमेंट p डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर। ये जनरल फार्मूला हो गया डायपोल मोमेंट का, डायपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड का, डायपोल के इलेक्ट्रिक फील्ड का ये जनरल फार्मूला हो गया एक्सियल पॉइंट पर। 2kp, p क्या है यहाँ पर, p आपको पता है कि p जो है वो डायपोल मोमेंट है, जो कि होता है q इंटू 2a, ठीक है। समझ में आई बात? अब अगर मैं इसमें एक स्पेशल केस ले लूँ, मतलब a जो है वो बहुत छोटा ले लूँ, मतलब ये जो कंडीशन में है, ये जो है लिखा जा रहा है, ये आइडियल कंडीशन है आइडियल डायपोल के लिए। आइडियल डायपोल किसको बोलते हैं? आइडियल डायपोल का जो साइज होता है, जो लेंथ होता है, बहुत छोटा होता है। तो अगर ये कंडीशन लगा दिया, मतलब आइडियल डायपोल के लिए मैं अगर बात करने जा रहा हूँ, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, आइडियल डायपोल के केस में a जो है वो बहुत छोटा होगा x से। अगर a बहुत छोटा है x से, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ऑलमोस्ट एक्स स्क्वायर हो जाएगा, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और उसका स्क्वायर करोगे तो यहाँ इसका स्क्वायर था तो यहाँ भी इसका स्क्वायर, ठीक है। तो फाइनली आएगा x टू द पावर 4, मतलब इसको रिप्लेस किया जा सकता है इससे, x टू द पावर 4 से, ठीक है।
अब देखो एक एक कैंसिल आउट हो गया, और फाइनली जो फॉर्म आया है वो आपका कुछ ऐसा आया है। यहाँ भी उसने वही किया, 2qa को एक साथ कर दिया और ये यहाँ पर आया डाइपोल मोमेंट p, तो आपके पास फाइनल रिजल्ट जो आया है वो ये आया है ना। तो ये आइडियल डाइपोल के लिए है, आइडियल डाइपोल के लिए याद रखना है, आइडियल डाइपोल के लिए। आइडियल डाइपोल किसको बोलते हैं? जिसका जो लेंथ होता है वो बहुत छोटा होता है। आइडियल डाइपोल के लिए ये केस आ गया, और इन जनरल ये केस आया। समझ में आई बात? दोनों ही चीज़ें ध्यान में रखेंगे आप तो बेहतर होगा आपके लिए। ठीक है, समझ में आ रही बात? चलिए नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं नेक्स्ट जो है वो है ब्रॉड साइड ऑन, मतलब इक्वेटोरियल पॉइंट पर। मतलब ये जो डाइपोल है, डाइपोल आपको दिख रहा है, इस डाइपोल के इक्वेटर पर, इक्वेटर पर मतलब इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर। मतलब ये अगर डाइपोल है, इधर अगर माइनस क्यू चार्ज है, इधर अगर प्लस क्यू चार्ज है, ये O है, ये दोनों के सेंटर, दोनों के बीच का डिस्टेंस है 2a, है ना, ये x है, यहाँ से यहाँ गया ये P पॉइंट। तो इस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है मुझे। कैसे निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड? ये पॉइंट आपको दिख रहा है, ये इससे x डिस्टेंस पर लिया गया है। मतलब दोनों चार्जेस को मिलाने वाला लाइन जो डाइपोल का लेंथ है उसके सेंटर से x डिस्टेंस पर, परपेंडिकुलर x डिस्टेंस पर, यहाँ पर, मतलब ये है डाइपोल, उसके परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ x डिस्टेंस पर। तो ये जो पॉइंट है ये इसे दो बराबर भाग में बांट रहा है, मतलब ये भी A है और ये भी A है। इस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तरीका फिर से वही है, इसे हम लोग ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन भी बोलते हैं, या इक्वेटोरियल लाइन पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना कहा जाता है। तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे इस पॉइंट पर, जाहिर सी बात है अवे, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज की वजह से अवे आया है और इसका वैल्यू है E1। क्यों E1? क्योंकि इसको मान लिया गया होगा Q1। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। अच्छा, अगर नेगेटिव चार्ज की वजह से बात करें, इसको अगर मैं Q2 मान लूँ, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ, क्योंकि आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है नेगेटिव चार्ज की वजह से वो नेगेटिव चार्ज की तरफ होता है। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड E2। अब दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड आप देख रहे हो, आप दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के जस्ट अपोजिट तो है नहीं, तो मुझे क्या करना होगा, मुझे इसे कंपोनेंट में तोड़ना होगा। अब अगर ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, तो मैं इसे कंपोनेंट नहीं तोड़ सकता हूँ। मैं क्या किया, यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया। ठीक है, एक काम करते हैं, इसे कुछ ऐसे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, इसे मैं ऐसे ड्रॉ करता हूँ, एक हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, अब इस हॉरिजॉन्टल लाइन के अलोंग कंपोनेंट तोड़ देते हैं। तो अगर मैं कंपोनेंट तोड़ूं इसका, कैसे कैसे कंपोनेंट टूटेगा? एक कंपोनेंट तो इसका टूटेगा ऊपर की तरफ, एक कंपोनेंट आएगा आगे की तरफ, इसका भी एक कंपोनेंट आगे की तरफ, इसका एक कंपोनेंट नीचे की तरफ। अब एंगल पर थोड़ा फोकस करो, ये थीटा है ना, ये थीटा, तो ये थीटा, और ये थीटा, तो ये भी थीटा, है ना, पढ़ा होगा आपने अल्टरनेट अपोजिट एंगल, अल्टरनेट अपोजिट एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। सो अब देखो कॉस, इसका जो कंपोनेंट आएगा E1 का कंपोनेंट आ जाएगा, वो होगा E1 साइन थीटा इधर की तरफ, इधर का कंपोनेंट E1 कॉस थीटा, है ना। इसको जूम इन कर देता हूँ, रुको। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे E2 कॉस थीटा दिख रहा है, यहाँ पर दोनों ही एक डायरेक्शन में है। ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, E2 साइन थीटा, है ना। अब यहाँ थोड़ा सा आप ध्यान दो तो आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड जो था, अगर थोड़ा सा आप फोकस करें तो आपको समझ में आएगा कि इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था यहाँ पर, इस चार्ज की वजह से यहाँ निकालना था। डिस्टेंस यहाँ से यहाँ का और यहाँ से यहाँ का दोनों का सेम है, मतलब ये डिस्टेंस भी r है और ये डिस्टेंस भी r है। ठीक है, आप ये r का वैल्यू निकाल सकते हो, आसानी से निकाल सकते हो इस r का वैल्यू अगर निकालने जाओ तो। ये r जो आएगा, सिचुएशन कुछ ऐसा है, देखो मैं इसको अलग फिगर से दिखा रहा हूँ।
ये है A, ये है X, ये है R, ठीक है। तो अगर मैं R की बात करूं तो R इक्वल टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिखा जा सकता है, लिख सकते हैं, है ना। R इक्वल टू, तो ये भी R सेम, ये भी R सेम। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर निकालने जाओगे तो फॉर्मूला क्या लगाओगे, E इक्वल टू 1/4πε0 Q बाई आर स्क्वायर। मतलब इसकी वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे, इसकी वजह से यहाँ पर तो लिखोगे 1/4πε0 इंटू क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर। इसकी वजह से यहाँ निकालने जाओगे तब भी तो वही लिखोगे, मतलब मैग्नीट्यूड है सेम। मतलब यहाँ पे कुल मिलाकर के यही बोल सकता है हम लोग कि E1 का वैल्यू जो है वो E1 को जब वैल्यू जो है यानी E1 का मैग्नीट्यूड और E2 का मैग्नीट्यूड दोनों है सेम। डायरेक्शन भले ही E1 का डायरेक्शन ऐसे आ रहा है, E2 का डायरेक्शन ऐसे, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। अगर ऐसा है तो E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा दोनों का वैल्यू भी सेम होगा। तो ये दोनों एक दूसरे को करेंगे कैंसल आउट, कह सकते हैं। तो बचेगा ये, मतलब जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो इधर की तरफ होगा दोनों को जोड़ने पर। ठीक है, बात समझ में आ रही है। चलो आगे की बात करते हैं। तो अब देखो क्या है, मैंने पहले ही बोला था कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आया था वो इधर की तरफ आया था, क्योंकि ये दोनों कंपोनेंट्स एक दूसरे को कर रहे थे कैंसिल आउट। उस हिसाब से जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा फाइनली दोनों को जोड़ने पर आएगा। देखो वही मैं जोड़ रहा हूँ यहाँ पे, 1/4πε0 Q डिवाइड बाई आर स्क्वायर कॉस थीटा, 1/4πε0 Q डिवाइड बाई आर स्क्वायर कॉस थीटा। क्यों? क्योंकि 1/4πε0 Q बाई आर स्क्वायर ये तो था E1 और E2 दोनों का वैल्यू यही था, E1 और E2 दोनों का वैल्यू यही था। कॉस थीटा दोनों को जोड़ा। अब देखो कॉस थीटा इस ट्रायंगल में, देखो कॉस थीटा इस ट्रायंगल में, देखो आप कॉस थीटा इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेनस मतलब A बाई आर। तो अगर मैं इसका वैल्यू यहाँ पे रख दूँ इस फिगर में, क्या लिख सकते हैं फिर, देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा। ओके, एक मिनट आप थोड़ा सा होल्ड करेंगे, एक मिनट यहाँ से। हाँ जी, यहाँ पे हमारा जो क्रैश हुआ था, सॉरी इसके लिए, फिर से कंटिन्यू करते हैं। तो मैं आपको डिस्कस कर रहा था कि E1 कॉस थीटा और E2 कॉस थीटा, चूँकि E1 और E2 दोनों के वैल्यू सेम आए थे, हम लोगों ने देखा भी था कि E1 और E2 दोनों का वैल्यू E1 इक्वल टू E2 इक्वल टू 1/4πε0 Q डिवाइड बाई आर स्क्वायर आया था, आपको पता ही है। तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट किया, फाइनली हमें ये पता है कि सिर्फ यही बचेगा, क्योंकि ये दोनों तो एक दूसरे को कर देंगे कैंसिल आउट, सिर्फ ये बचेगा, है ना। तो फाइनली जो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा, कॉस थीटा का वैल्यू रखा गया किस ट्रायंगल से, आपको दिखा ही, कॉस थीटा इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेनस का इस्तेमाल करके ये रखा गया यहाँ पे। फाइनली E इक्वल टू आपके पास आ गया एक रिजल्ट ये। अब इसमें फिर वैल्यू रख दिया, किसका वैल्यू रखेंगे, सोचो कि E जो है इक्वल टू आपके पास आया 1/4πε0 Q A, ये पूरा टर्म आप देख सकते हो, है ना। अब इसमें एक चीज़ आपको समझना है कि यहाँ 2AQ वाला टर्म आ रहा है, और 2AQ वाला टर्म जो है वो असल में मैग्नेट, आपको पता है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता था, है ना। तो क्या मैं इसको डायरेक्टली ऐसे लिख सकता हूँ, E इक्वल टू 1/4πε0 P डिवाइड बाई आर क्यू, ठीक है। अब अगर मैं R का वैल्यू यहाँ पे रख दूँ तो जनरल केस क्या होगा, जनरल केस मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, थोड़ा आप देखना, E इक्वल टू, ये कहाँ पे निकाल रहे हैं, इक्वेटर पर, है ना। तो इक्वेटर पे हमारे पास जो वैल्यू आएगा वो आएगा 1/4πε0, ये तो रहेगा ही, इनटू P तो रहेगा ही, डिवाइडेड बाई आर क्यू के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, आपको ध्यान में होगा कि R इक्वल टू आया था हमारे पास रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल पावर 3/2, लिख सकते हैं इसको, समझ में आ रही बात। अब इसमें अगर मैं आइडियल कंडीशन में जाऊं, आइडियल कंडीशन मतलब ये जो कंडीशन है ये जो है वो इन जनरल है, इन जनरल। अगर आइडियल कंडीशन की बात करूं, मतलब आइडियल कंडीशन के लिए क्या है, आइडियल कंडीशन के लिए अगर मैं बात करूं तो आइडियल कंडीशन है आइडियल डाइपोल के लिए
आपको पता है कि जो x का वैल्यू होगा वो बहुत बहुत बड़ा होगा किससे, a से, है ना। और अगर ऐसा होगा तो उस कंडीशन में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो इसका मतलब है कि एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की जगह पर डायरेक्टली आप एक्स स्क्वायर रखोगे आइडियल कंडीशन के लिए, और जब वो आप रखोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की जगह पर एक्स स्क्वायर रखोगे, सोल्व करोगे आप तो यहाँ पे आपके पास आएगा एक्स, देखो आप रख करके देखो, तो यहाँ पे आएगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर 3/2। मतलब अगर मुझे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर 3/2 रखना होता तो ये सोल्व करने पर ये अप्रॉक्सीमेटली क्या आता, ये आता एक्स क्यूब। ठीक है, तो क्या ये कंडीशन नहीं आ जाता? E फॉर आइडियल डाइपोल के लिए E इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P इंटू एक्स क्यूब। तो ये आ गया आइडियल डाइपोल के लिए। ठीक है, ये आइडियल डाइपोल का कंडीशन है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P डिवाइड बाई एक्स क्यूब। कोई दिक्कत? ठीक है, अब इसमें कुछ कंडीशंस भी हैं, जो रिलेशंस हैं, साइड ऑन पोजीशन, इन सभी में रिलेशन पूछा जाता है और टॉर्क पूछा जाता है। इसको हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। इस पार्ट को हम लोग यहीं पे रखते हैं। थैंक यू।